हिमगिरी के दूसरे छोर पर मोना अपने नन्हे बेटे चिक चिक के साथ जंगल के उस पार से लौट रही थी। वो दोनों दूर एक पुराने बाग से कुछ मीठे फल लेने गए थे, मगर बर्फीली हवाओं ने उनका रास्ता रोक दिया और वक्त का पता ही नहीं चला। चिक चिक बेटा, जल्दी चलो, देखो अंधेरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ये बर्फीली हवाएं हड्डियों को जमा देने वाली हैं। हम बस घर पहुंचने ही वाले हैं। मोना आगे आगे तेजी से चल रही थी। बर्फ गिरने की वजह से उसे पीछे मुड़कर देखने में तकलीफ हो रही थी। चिक चिक उसके पीछे पीछे चल रहा था, मगर तभी उसकी नज़र रास्ते के किनारे झाड़ी पर पड़ी, जहाँ कोई चमकीला सा फल जैसा दिख रहा था। उस मासूम को लगा कि शायद वहाँ कोई मीठा फल है। वो क्या है? कितना चमकीला है! तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खतरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था और उसे इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं हो रहा था। चिक चिक रास्ता भटक गया और धीरे धीरे उन झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ मोना ने सोचा कि उसका बेटा उसके बिल्कुल पीछे है। वो तेजी से आगे बढ़ती रही। ठंड से बचने के लिए उसका ध्यान सिर्फ रास्ते पर था। चिक चिक बेटा, थोड़ा और जोर लगाओ। घर पहुंचते ही मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म मूंगफलियां और फल निकालूंगी। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? चलो जल्दी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कब से इतने चुपचाप क्यों हो गए मेरे लाल? मोना को कोई जवाब नहीं मिला। चारों तरफ सिर्फ बर्फीली हवाओं की शूं शूं आवाज गूंज रही थी। मोना का दिल अचानक बैठ गया। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ सफेद बर्फ की एक लंबी सड़क थी। चिक चिक बेटा, तुम कहाँ हो? ये मजाक मत करो, बाहर बहुत ठंड है। चिक चिक। मोना की आवाज ठंड से कांप रही थी। तभी दूर झाड़ियों के पीछे से एक बहुत हल्की और दर्दनाक चीख गूंजी। माँ! चिक चिक, मैं आ रही हूँ बेटा, रुको। मोना ने बर्फ में अपनी जान लगा दी। वो उन झाड़ियों तक पहुंची जहां से आवाज आई थी, मगर वहां सिर्फ सन्नाटा था। बर्फ पर कुछ बड़े बड़े पंजों के निशान थे जो धीरे धीरे गिरने वाली बर्फ में दब रहे थे। मोना ने हर झाड़ी, हर पत्थर ढूंढा, मगर चिक चिक कहीं नहीं था। नहीं, मेरा बच्चा। चिक चिक, मुझे छोड़कर मत जाओ। कोई है, मेरी मदद करो। हवा इतनी ठंडी थी कि मोना के आंसू उसकी पलकों पर ही जमने लगे। उसने पूरी रात चिल्लाया, हर तरफ आवाज लगाई, मगर उस बर्फीले सन्नाटे ने उसकी आवाज निगल ली। दुखी मन और टूटे हुए दिल के साथ वो गिरते पड़ते जंगल की तरफ लौटी ताकि किसी से मदद मांग सके। उसे क्या पता था कि उसका बच्चा अब उस आदमखोर राक्षस की गुफा में पहुंच चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ सुनहरी अपने बेटे चिंटू से कुछ बातें कर रही थी। चिंटू बेटा, मुझसे दूर मत जाना। देखो बाहर कितनी तेज बर्फ गिर रही है। आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। हाँ माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही हूँ। सुनहरी की ममता उसे बार बार चेतावनी दे रही थी। आज कुछ तो अनहोनी होने वाली है। लेकिन जैसे तैसे उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। लेकिन चिंटू अभी तक जाग ही रहा था। उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो चुपचाप बाहर की तरफ देख रहा होता है। तभी अचानक उसे कोई चमकीला फल जैसा कुछ दिखता है, जो अंधेरे में हल्की सी रोशनी के साथ चमक रहा होता है। लगता है कोई मीठा फल है। मुझे चुपके से जाना होगा और जल्दी भी आना होगा, वरना अगर कहीं माँ को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी। चिंटू मासूम था। उसे लगा कि बर्फ के नीचे कोई चमकीला फल गिरा है। वो धीरे से गुफा के बाहर निकल जाता है। वो धीरे धीरे उस चमकते हुए फल के पास जाने लगता है, बिना किसी आवाज के, ताकि कोई उसे देख ना ले। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा साया उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन चिंटू को किसी भी खतरे का आभास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अभी अभी इस दुनिया में आया था। उसका जन्म कुछ ही दिन पहले हुआ था। अभी वो इस जंगल से बिल्कुल अनजान था। उसे ना तो यहाँ के खतरों का पता था और ना ही इस अंधेरी दुनिया की सच्चाई का। चिंटू उस चमकती हुई चीज के पास पहुंच ही गया था, तभी उसे भारी कदमों की आहट सुनाई दी। वो घबराकर मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक बड़ा सा साया खड़ा होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ या कर पाता, उस साये ने चिंटू को अपने मजबूत सिकंजे में ले लिया। माँ! चिंटू की चीख सुनते ही
उसकी माँ की आंखें अचानक खुल गईं और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। चिंटू, बेटा कहाँ हो तुम? चिंटू, कोई है? मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा चिंटू गायब हो गया है। रुद्रा, गोलू, कोई तो सुनो। तभी सुनहरी की आवाज सुनकर गोलू भागते हुए वहां पहुंचता है। सुनहरी, शांत हो जाओ। क्या हुआ? चिंटू कहाँ गया? मैंने तो किसी की आहट नहीं सुनी। गोलू भैया, चिंटू मेरे साथ ही था। अचानक मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। फिर कुछ पल बाद मुझे उसकी चीख सुनाई दी। जैसे ही मैं घबरा कर उठी, देखा तो चिंटू मेरे पास नहीं था। तब तक वहां पर सभी पहुंच जाते हैं। मैंने देखा एक बड़ा साया, एक बहुत बड़ा सफेद भूत जैसा, वो ऊपर पहाड़ी की तरफ भागा। बहुत डरावना था। क्या भूत? कौन सा भूत? इस जंगल में भूत नहीं, शिकारी रहते हैं। सुनहरी, घबराओ मत, मैं अभी उसके निशान ढूंढता हूँ। रात गहरी हो गई थी। तापमान इतना गिर गया था कि सांस लेना भी मुश्किल था। रुद्रा, गोलू और सुनहरी बर्फ में पैरों के निशान ढूंढ रहे थे। बर्फ इतनी ज्यादा गिर रही थी कि पैरों के सारे निशान मिट चुके थे। ये बर्फ सब कुछ मिटा रही है। अगर जल्दी निशान नहीं मिले तो सुबह तक कुछ नहीं बचेगा। गोलू, तुमने कुछ नोटिस किया? रुद्र, निशान तो नहीं है, लेकिन यहाँ की हवा में एक अजीब सी गंध है, जैसे पुराने मांस और बर्फीले बालों की महक। ये कोई मामूली जानवर नहीं है। वे सभी चिंटू को चारों तरफ ढूंढते हैं, पर चिंटू का कहीं भी कोई अता पता नहीं होता। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा होता है और ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। रुद्रा, सुनहरी, चलो अब चलकर सो जाओ। कल सुबह होते ही हम लोग चिंटू को ढूंढना शुरू करेंगे। आज बहुत रात हो गई है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऊपर से ये ठंड भी बहुत ज्यादा है। बाहर ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। गोलू ठीक कह रहा है सुनहरी, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारे बच्चे को ढूंढ लेंगे। फिर सभी अपने अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। सुबह का सूरज निकला जरूर, मगर उसमें गर्मी नहीं थी। पूरे जंगल में खौफ फैल चुका था। सभी जानवर अपनी अपनी गुफाओं में डर कर बैठे थे। तभी एक और खबर आई। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। भालू का बच्चा भोला भी गायब हो गया है। उसके गुफा के बाहर भी वही पंजों के निशान मिले हैं। सब लोग सुनो, ये काम उस बर्फीली गोरिल्ला बदरुद्दीन का ही है। वो बरसों से पहाड़ की चोटी पर अकेला रहता है। वो आदमखोर हो चुका है। हमें उसे खत्म करना होगा। रुक जाओ रुद्र, बदरुद्दीन अकेला रहता है, लेकिन क्या वो वाकई बच्चों को मार सकता है? मैंने देखा है कि वो हमेशा अपने रास्ते से जाता है। ये निशान थोड़े अलग हैं। तुम गधे हो और गधे ही रहोगे गोलू। तुम्हें हर चीज में रहस्य दिखता है। मोना का बच्चा गया, सुनहरी का बच्चा गया, भालू का बच्चा गया। अब किसका इंतजार है? जाओ, जाकर सभी से कह दो कि तैयार रहें। हम सब आज गुफा में जाएंगे। आज हमारे हाथों से बदरुद्दीन बच नहीं पाएगा। कुछ तो गलत है। ये निशान गोरिल्ला के नहीं लगते, लेकिन अगर गोरिल्ला नहीं तो कौन? तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चमकीली चीज पर पड़ी। उसने उसे ध्यान से देखा। अरे, ये नाखून तो जाना पहचाना लग रहा है। किसका हो सकता है? किसका? हाँ, याद आया, ये तो भेड़िए के नाखून हैं। पर ये यहाँ कैसे आ गया? भेड़िए के गुफा का रास्ता तो इस तरफ से नहीं जाता, और मैंने भेड़िए को कभी इस तरफ आते जाते भी नहीं देखा। तीसरी रात और भी भयानक थी। रुद्र ने अपनी सेना तैयार कर ली थी। वो पहाड़ की चोटी पर बदरुद्दीन की गुफा की तरफ बढ़ने लगे। बर्फ का तूफान शुरू हो गया था। क्या मेरा बच्चा वहां होगा? क्या वो जिंदा होगा? हम उस राक्षस का सीना चीर देंगे सुनहरी, हिम्मत रखो। लेकिन जैसे ही वो बदरुद्दीन की गुफा के पास पहुंचे, तभी वहां गोलू आया। रुद्र, मेरी एक आखिरी विनती है, मेरी बात मान लो। हम गुफा में छुपके से जाएंगे ताकि बिना किसी झगड़ा के सच का पता लगा सकें। पहले सच जान लेना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। फिर वो सभी दबे पांव गुफा के अंदर जाने लगते हैं। बदरुद्दीन, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये हमारा शिकार है और तुम धोखे से हमारी गुफा में घुसकर इन्हें छुड़ा लाए हो। हमें इनका गरम ताजा मांस चाहिए।
बेहतर होगा कि इन्हें तुरंत हमारे हवाले कर दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चले जाओ यहाँ से। मैं इन बच्चों को तुम्हें नहीं लेने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। ये हमारा शिकार है और हाथ आए शिकार को हम जाने नहीं देते। इनका ताजा ताजा मांस हम ही खाएंगे और इल्जाम तुम्हारे ऊपर ही आएगा, क्योंकि जब हमने इन्हें अगवा किया था तब हमने वहां तुम्हारे पंजों के निशान छोड़ दिए थे, ताकि किसी को हम पर कोई संदेह ना हो। इस बार इस जंगल पर हमारा ही राज होगा। हा हा हा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक तुम बच्चों का कुछ भी नहीं बिगाड़। फिर भेड़िए गोरिल्ला की तरफ बढ़ने लगते हैं। रुक जाओ, वरना आज तुम में से कोई भी जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जाएगा। मैंने कहा था रुद्र, बदरुद्दीन राक्षस नहीं है। असली राक्षस तो वो भेड़िए हैं जो इस ठंड में खाना न मिलने पर मासूम बच्चों को निशाना बना रहे थे। बदरुद्दीन ने उन्हें बचाया है। हाँ, मैंने ही ये अफवाह फैलाई। मैं चाहता था कि तुम सब इस गोरिल्ला को मार दो ताकि पहाड़ पर मेरा राज हो जाए। अब तुम सब मरोगे। और फिर जैसे ही भेड़िए और उसके साथी बच्चों और बदरुद्दीन की तरफ बढ़ने लगते हैं, उधर से रुद्र भी उन पर हमला करने के लिए दौड़ गया। फिर भेड़ियों और उसके साथी से एक भयंकर लड़ाई होती है। जोरदार टकराव के बाद आखिरकार बदरुद्दीन और रुद्र मिलकर सभी भेड़ियों और उसके साथी को मार गिराते हैं। फिर तीनों बच्चे अपनी माँ के सीने से लिपट जाते हैं। मेरा बच्चा, मेरा मासूम बच्चा। माँ, गोरिल्ला दादा ने हमें भेड़िया की गुफा से बचाकर यहाँ लाए और हमें ठंड से भी बचाया। बदरुद्दीन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम इस जंगल के सबसे बड़े रक्षक हो। अकेलापन अक्सर लोगों को डरावना बना देता है रुद्र। मुझे बच्चे पसंद हैं, बस इतना ही। उस रात हिमगिरी में कोई डर नहीं था। जंगल के बच्चे अब बर्फीली राक्षस की गोद में बैठकर कहानियां सुनते थे और इस तरह हिमगिरी की डर सबके मन से हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज सपोर्ट करो। अरे भाई, शेयर कर दोगे तो हम बहुत खुश